अच्छा जी, अभी हम जो है वो यूएक्स डिज़ाइन या रिसर्च के बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट पे हैं, ठीक है? ये किसी भी रिसर्च का, किसी भी प्रोडक्ट को स्टार्ट करने का या जो है वो उस पे जब हम चेंजेस कर रहे होते हैं, कोई नया फीचर इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं या बिल्कुल स्क्रैच से न्यू प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो ये पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सही है, प्राइमरी रिसर्च भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेकेंडरी रिसर्च का ये पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी रिसर्च यू ऑल नो कि क्या होती है। ये सिर्फ सेकेंडरी रिसर्च का एक पार्ट होता है, ठीक है? आप वो अलग से भी रिसर्च कर रहे हो, चीज़ें जो इंटरनेट पे सर्च कर रहे होते हो कि भाई आपके प्रॉब्लम या आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑलरेडी क्या काम हुआ है, और जो है वो उससे रिलेटेड ऑलरेडी क्या रिसर्च हुई है जो कि आपको काम आ सकती है, ठीक है? कंपैटिटिव एनालिसिस क्या होता है कि ये एक प्रोसेस है टू अंडरस्टैंड कि आपके अराउंड, आपकी प्रोडक्ट के अराउंड और कौन कौन सी प्रोडक्ट ऑलरेडी काम कर रही है, इस सिस्टम में ऑलरेडी कौन कौन सी प्रोडक्ट काम कर रही है, इस इंडस्ट्री में और कौन सी प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती हैं, और उनको डिटेल में जो है वो स्टडी करना, उसके एक एक चीज़ को स्टडी करना इज कॉल्ड कंपैटिटिव एनालिसिस, ठीक है? एक दफ़ा इसको जो है मैं रीड करता हूँ। A UX competitive analysis is a crucial part of UX. It's an opportunity for designers to leverage what works, avoid what doesn't, and identify gaps to gain competitive advantage. ठीक है? तो competitive analysis जब आप करने बैठते हो, ठीक है, तो आपको इस माइंडसेट से जो है वो स्टार्ट करना होता है कि मैं फॉर एग्जांपल किसी भी एक इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ या किसी एक प्रॉब्लम पे काम कर रहा हूँ, ऑलरेडी कौन कौन से प्लेयर्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस प्रॉब्लम पे काम कर रही हैं, ठीक है? जो है वो कौन कौन सी ऑलरेडी प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती हैं इंडस्ट्री में, और वो क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रही है, उस प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस कैसा है, उस प्रोडक्ट का जो है वो विजुअल डिज़ाइन कैसा है, उसमें जो है वो कंटेंट किस तरह का है, उसमें जो है वो आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है नहीं है, इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, या उसका जो है वो उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है। एक एक चीज़ को जो है वो आप रिसर्च करते हो उस प्रोडक्ट की, ठीक है? और उसमें जो है वो इसका मकसद क्या होता है कि भाई जब आप एक एक चीज़ को स्टडी कर लेते हो अपने कंपेटिटर की, तो आपके पास क्लियर एक व्यू आ जाता है कि भाई इस वक्त मार्केट में ये प्रोडक्ट्स काम कर रही हैं और उसमें ये गैप्स हैं कि कहाँ वो लैग कर रहे हैं। अगर वो यूएक्स में लैग कर रहे हैं, अगर वो विजुअल डिज़ाइन में लैग कर रहे हैं, या जो है वो उनकी कस्टमर बेस कम है तो उनकी कस्टमर बेस क्यों कम है, यूज़र्स क्यों कम है, अगर किसी की ज़्यादा है तो उसके यूज़र्स क्यों ज़्यादा हैं, ठीक है? तो आपके पास एक ओवरऑल इमेज आ जाती है टू अंडरस्टैंड कि आपने क्या स्टेप्स लेने हैं और क्या स्टेप्स नहीं लेने हैं, क्या फीचर्स इंट्रोड्यूस करने हैं और क्या फीचर्स इंट्रोड्यूस नहीं करने हैं, क्या चीज़ बेहतर हो सकती है और क्या चीज़ जो है वो हमने इसमें ऐड नहीं करनी है। एक टर्म होती है यूएक्स डिज़ाइन में, डोंट री इन्वेंट द व्हील, ठीक है? आपको हर दफ़ा हर चीज़ बहुत स्क्रैच से बनाने की ज़रूरत नहीं होती कि अगर आप बोलोगे भाई मैं यूएक्स डिज़ाइनर हूँ, मैं हर चीज़ जो है वो ज़ीरो से बनाऊँगा क्योंकि मैं यूएक्स डिज़ाइनर हूँ, हर चीज़ मुझे खुद बनानी है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है? जो सिस्टम्स ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करते हैं, जो अच्छे सिस्टम्स हैं, यूज़र एक्सपीरियंस उनका अच्छा है, यूज़र से यूज़्ड टू है उन चीज़ों से, तो वो आप एज़ इट इज़ यूज़ करते हो, और ये चीज़ें आपको जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से और जो है वो उसको एक्सपीरियंस करने से ही पता चलती है कि भाई क्या चीज़ काम कर रही है और क्या चीज़ काम नहीं कर रही। तो यू डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील एवरी टाइम ऑन एवरी फीचर, ठीक है? ऑन एवरीथिंग, ठीक है? तो ये आपका कॉम्पिटिटिव एनालिसिस होता है। अब हम इसके देखते हैं कि जो है वो हम कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करते कैसे हैं, ठीक है? उसके स्टेप्स क्या हैं, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले जब आप जो है वो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करने की आपने जो है वो डिसाइड किया कि भाई मुझे इस प्रोडक्ट का, इस प्रॉब्लम का जो है वो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना है, तो सबसे पहले जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आपने गोल डिफाइन करना है, ठीक है? कि आपके एनालिसिस का गोल क्या है, आप क्या स्टडी करने जा रहे हो, आपने एनालिसिस किस चीज़ का करना है। फॉर एग्जांपल
कि एक प्रोडक्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें जो है वो आपकी जर्नल उसके भी जो है वो पैरामीटर्स भी हैं, जिसमें जो है वो उसकी टारगेट ऑडियंस भी आ जाती है, उसमें जो है क्या कहते हैं जेंडर भी आ जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लोकेशन आ जाती है, उसकी डाउनलोड्स आ जाती हैं, उसकी इंडस्ट्री आ जाती है और उसकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो क्या आपने जो है वो गोल डिफाइन करना है कि आप क्या रिसर्च करने जा रहे हो, आप किस चीज़ का एनालिसिस करने जा रहे हो। तो फॉर एग्जांपल एक जनरल इन पैरामीटर्स हो गए, इसके अलावा यूएक्स कि भाई उस प्रोडक्ट का यूएक्स कैसा है। फिर यूएक्स में जो है वो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि उसकी एक्सेसिबिलिटी अच्छी है नहीं है, उसकी यूजेबिलिटी अच्छी है नहीं है। यूजेबिलिटी मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि यूजेबिलिटी और क्या नाम है यूजेबल प्रोडक्ट क्या होते हैं, ठीक है। सॉरी मैं दो वर्ड को मिक्स कर रहा हूँ। एक यूजेबिलिटी होती है और एक यूजफुलनेस होता है। हाँ, कि प्रोडक्ट आपका यूजफुल है या नहीं है और यूजेबल है या नहीं है, ये दोनों अलग अलग टर्म्स है। यूजफुल इज के प्रोडक्ट वाकई में आपके काम का है या नहीं है, वाकई में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या नहीं है, ये यूजफुलनेस है। यूजेबिलिटी क्या होती है कि प्रोडक्ट आप आराम से यूज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो यूएक्स पैरामीटर्स में आप एक्सेसिबिलिटी चेक कर रहे होते हो, उसको जो है वो यूजेबिलिटी चेक कर रहे होते हो, और इसके अलावा जो है वो बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं जो कि आप एनालिसिस कर रहे होते हो या उसको एवेल्युएट कर रहे होते हो कि भाई किस प्रोडक्ट की यूजेबिलिटी या एक्सेसिबिलिटी या जो है वो उसका क्या कहते हैं कॉल टू एक्शन सही है नहीं है, या और बहुत सारी चीज़ें कि स्टेप्स कितने स्टेप्स में जो है वो आपका यूजर फ्लो कंप्लीट हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आप यूएक्स में स्टडी कर रहे होते हो, ठीक है। इसके बाद है विजुअल के विजुअल में जो है वो आप विजुअली उसको जो है वो देख रहे हो कि भाई विजुअल पैरामीटर्स आपने सेट किए कि भाई विजुअली प्रोडक्ट में क्या क्या मसले हैं या क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। तो आपने सबसे पहले अपना गोल सेट करना है एनालिसिस का कि आपका गोल क्या है। इवन समटाइम्स जो है वो आप यूजर फ्लोज भी पूरे टेस्ट कर रहे हो। तो यूजर फ्लो क्या है कि एक पूरा यूजर का फ्लो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी, ठीक है। यूजर ने फ्रॉम ए पॉइंट ए टू पॉइंट सी पहुंचना है, ठीक है, एक टास्क कंप्लीट करना है। उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूजर कितने स्टेप्स ले रहा है, ठीक है। तो उस पूरे फ्लो को टेस्ट करना इन योर कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, ठीक है, कि किस प्रोडक्ट में किस तरह से कितने स्टेप्स में जो ये यूजर फ्लो कंप्लीट हुआ। तो आप अपना गोल डिफाइन करते हो कि भाई आप टेस्ट क्या करने जा रहे हो, आप एनालिसिस किस चीज़ का करने जा रहे हो, या आप इवेल्युएट क्या करने जा रहे हो, ठीक है। फिर आपके पास आता है सेकंड स्टेप, जिसमें आप अपने कंपैटिटर्स की लिस्ट बनाते हो, ठीक है, कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरा प्रोडक्ट क्या है और इसके कंपैटिटर्स ऑलरेडी इस वक्त कौन कौन हैं, ठीक है। अब इसमें सॉरी दो तरह के कंपैटिटर्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट कंपैटिटर्स, एक होता है इनडायरेक्ट कंपैटिटर्स, ठीक है। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स क्या हैं? डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स वो होते हैं जो कि एग्जैक्टली वही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हों जो कि आप सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहे हो, ठीक है। वो आपके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स होंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर दराज है, ठीक है, तो दराज का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन होगा, कोई बताएगा? अमेजोन। अमेजोन हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं अगर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, पाकिस्तानी मार्केट में की बात करूँ, सर अभी टिकटॉक ने अपना ये स्टोर एक स्टार्ट किया है पाकिस्तानी मार्केट में भी, आई थिंक। वो ई कॉमर्स है। जी सर, टिकटॉक पे भी ई कॉमर्स स्टोर जो हैं वो रन करने की ऑप्शन स्टार्ट हो रही है। ओके, वो एक डिफरेंट, मैं कहूँगा वो एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। मैं दराज की बात करूँ कि दराज जैसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इसकी अगर मैं एग्जांपल दूँ तो दराज जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और कौन कौन से हैं? होम शॉपिंग डॉट कॉम है, इसके अलावा जो है आपके पास क्या नाम है, और टेलीमार्ट है, ठीक है, और इस तरह से बहुत सारे दूसरे ई कॉमर्स स्टोर हैं, बी एन बी एक्सेसरीज है, या बहुत सारे ई कॉमर्स स्टोर हैं जो कि दराज के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, ठीक है। जो कि वही सर्विस, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर वो होता है जो कि एग्जैक्टली वही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो जो आप अपने यूजर को प्रोवाइड करने जा रहे हो, ठीक है, वो आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होगा। फिर आता है इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर। इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर, ठीक, इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन होते हैं? जो कि डायरेक्टली वो सर्विसेज प्रोवाइड ना कर रहे हो जो कि आप प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो आपकी इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल
कि अगर मैं ई कॉमर्स की ही बात करूं, ठीक है, दराज क्या है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, और वो जो है वहाँ पे आपको हर चीज़ मिलती है। वहाँ पे आपको जो है वो कपड़े धोने का साबुन भी मिलेगा, और आपको जो है वो कपड़े सुखाने की रस्सियाँ भी मिलेंगी, ठीक है, और आपको जो है वो गाड़ी भी मिलेगी, आपको बाइक भी मिलेगी, आपको हर चीज़ जो है वो दराज पे मिल जाती है। ये अब अगर इसके कंपैरिजन में कहूँ कि इसका इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स इसके कौन होंगे, इसके इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स होंगे वो सोलो ई कॉमर्स प्लेयर्स जो कि सिर्फ एक इंडस्ट्री में डील करते हैं या एक प्रोडक्ट लाइन उनके पास है, ना कि रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, हैं वो भी ई कॉमर्स, लेकिन उनका बिजनेस इतना वसी नहीं है। वो भी सेम ही प्रोसेस यूज करते हैं, लेकिन उनका बिजनेस इतना वसी नहीं है। लेकिन वो आपके तो वो आपके जो है वो इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स होंगे। फॉर एग्जांपल कि आप दराज हैं, ठीक है, अब खाड़ी का भी एक अपना स्टोर है, ठीक है, आपका जो है वो गुल अहमद का भी अपना एक स्टोर है, और क्या कहते हैं, अगर मैं किसी और चीज़ की बात करूँ कि एक लेदर प्रोडक्ट्स कोई स्टोर है, उसका भी जो है वो अपना एक ऑनलाइन स्टोर है। तो ये सारे इंडिविजुअल स्टोर्स हैं जो कि किसी ना किसी तरह से जो है वो दराज की पोटेंशियल सेल को इफेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। जी आशिर। सर ये इम्तियाज, हाइपरस्टार, चेस वैल्यू ये भी आ जाएंगे इसमें? नहीं, देखो मैं बात कर रहा हूँ ई कॉमर्स की। अगर इम्तियाज के पास ई कॉमर्स है तो हाँ, इसके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हो सकता है, ठीक है। अगर जो है वो मैं यहाँ से नाहिद का ई कॉमर्स स्टोर है, तो यस, जी नाहिद सर इज है। जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर। जी, कुछ कह रहे हैं आशिर? नहीं नहीं सर, बस हो गया, सही क्लियर है। ठीक है, फर्रुख आप कुछ कह रहे हैं? जी सर, मैं पूछना चाह रहा था कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो पाकिस्तानी मार्केट के रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो हम कॉम्पिटिटर्स भी अपनी मार्केट में ही फाइंड करेंगे या उनको इंटरनेशनली भी देख रहे हैं? देखो, क्योंकि आप पाकिस्तानी मार्केट को देख रहे हो तो अब आपके प्रोडक्ट, आपका कॉम्पिटिटर वही होगा जो कि आपसे compete कर रहा है, ठीक है, और वो आपकी इंडस्ट्री में नहीं है, किसी और मुल्क में, तो फिर आपसे वो compete नहीं कर रहा। तो आप अपने कॉम्पिटिटर को ही जो है वो रिसर्च करते हो, इसी का एनालिसिस करते हो कि भाई वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और वो पाकिस्तान में यूजर्स को समझ आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, लोग उनसे बाय कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनकी यूजर बेस कितनी है, कस्टमर्स कितने हैं। तो आप लोकल कॉन्टेक्स्ट में ही जो है वो रिसर्च करोगे, क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता कि कोई जो है वो अमेरिका में क्या जो है वो चीज़ें बेच रहा है, या उनकी वो चीज़ें बिक रही हैं या नहीं बिक रही हैं, या वो कौन से फीचर्स अमेरिका में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे लिए मैटर ही नहीं करता। वो हम उस यूज़र को देख ही नहीं रहे, हम पाकिस्तानी यूज़र को देख रहे हैं, तो हमें पाकिस्तानी कंपेटिटर्स को ही देखना है। जी सर, ठीक है। जी अनम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर पांडा मार्ट जिस तरह के फैसिलिटी देती है कि वो घर में चीज़ें दे जाती है, तो उसको हम इसमें कंसीडर करें कि इनडायरेक्ट ये कंपटीटर की तरह? पैंडा मार्ट इज डायरेक्ट कॉम्पिटिटर ऑफ कह सकते हैं दराज, अच्छा दराज। पैंडा जी मार्ट जी आई सर गेस सब कुछ देता है, या सिर्फ ग्रोसरीज सर देता तो जिस तरह इंडिविजुअल जो शॉप्स हैं, जिस तरह ग्रोसरी वाली शॉप्स हैं, वो हम इनडायरेक्ट में ले सकते हैं, मतलब वो भी ये फैसिलिटी देती हैं कि सब है। कुछ घर में। जो फिजिकल उनके स्टोर हैं, या जो है वो ऑनलाइन स्टोर है? सर ऑनलाइन, देखें, मतलब अगर कि जिस तरह ऑनलाइन उनका कोई वेबसाइट है, अगर उनकी कोई वेबसाइट है या स्टोर है, ऑनलाइन प्रेजेंस है, तो यस दे आर कॉम्पिटिटर्स। अगर नहीं है, सिर्फ वो व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हैं, तो दे आर नॉट, क्योंकि उनका प्रोडक्ट एक्सपीरियंस, बाइंग एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होगा फ्रॉम दराज। राइट सर, ठीक। ठीक है, जी सही तो जी अरीज। इनडायरेक्ट हम, जी सर इनडायरेक्ट हम इन केस कह सकते हैं कि वो फैसिलिटी दे रहे हो, बट बिल्कुल आइडेंटिकल काइंड ऑफ फैसिलिटीज ना हो, एक हाँ दो बीच में से चीजें दे रहे हो, हाँ, मतलब बिल्कुल वो उनको इनडायरेक्ट। हम इनडायरेक्ट। इसकी राइट मैं सर, और ठीक। एग्जांपल देता हूँ। जी अरीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मुझे ये कहना था कि जिस तरीके से मेरी जो रिसर्च है वो सीट रिजर्वेशन से रिलेटेड है, तो मेरा मैंने ना bookings.com और एयरबीएनबी इन चीज़ों को मतलब इन वेबसाइट्स को अपने जहन में रखा था कि ये कॉम्पिटिटर्स हैं। लोकली वैसे मैंने इतना रिसर्च नहीं किया और मुझे इतना भी याद भी नहीं आ रहा। हो सकता है अगर मैं रिसर्च करूँ तो मैं कोई कुछ फाइंड आउट कर सकूँ। तो अब मुझे स्टिल लोकली फाइंड आउट करना है, या फिर मैं अभी तक तो मैं उनको कंसिडर कर रही थी अपने कॉम्पिटिटर्स में। हम्म,
देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी जो है वो लोकल प्रोडक्ट्स को ही होगी कि आप लोकली देखें कि कौन लोग हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इस तरह की, ठीक है। अरीज, आपके केस में पाकिस्तान में ऐसी हैं प्रोडक्ट्स जो कि एयरबीएनबी टाइप सॉल्यूशन दे रही हैं, या जो है वो उन ट्रैवलर्स को जो है वो सर्विसेज दे रही हैं कि आपको अगर कोई रूम बुक करना है, या जो है वो आपको इस तरह की जो है वो ट्रैवल वाली सॉल्यूशंस दे रही हैं। उसमें एक है लोकल और एक है रूमी, ठीक है। तो आप उनको देख सकते हैं कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। सही है। अच्छा, मैं अभी हर एक के प्रोजेक्ट के हिसाब से उनको अभी नहीं दूंगा फीडबैक। आपको अगर कोई जनरल क्वेश्चन है अबाउट कंपैरेटिव एनालिसिस तो आई विल आंसर, लेकिन मैं हर एक स्टूडेंट के प्रोजेक्ट स्पेसिफिक आंसर्स अभी नहीं दूंगा, ठीक है जी। हवा सर, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। तो आप कहते थे कि आपने सिर्फ लोकल कॉन्टेक्स्ट में अपने कंपेटिटर्स को देखना है, तो लोकल ब्रांड तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट इंटरनेशनल ब्रांड्स दैट आर ऑपरेटिंग इन द लोकल यस, सीन? इंटरनेशनल देखिए, जो भी आपकी लोकल मार्केट में है काम कर रहा है, इट इज योर कंपेटिटर, चाहे वो जो है वो इंटरनेशनल हो और लोकल मार्केट में जो है वो काम कर रहा हो। बट वो लोकल मार्केट में उसकी एग्जिस्टेंस है ना, तो आपका जो है वो कंपेटिटर होगा, वो बिल्कुल होगा, सही सर, थैंक यू। ठीक है। Also, sorry, just letting the reach know that Room, ROOMPH, is also something local in response to Airbnb. ओके। वैसे एयरबीएनबी भी पाकिस्तान में जो है वो अवेलेबल है, यस, आई गेस। अवेलेबल है। यस, है ना, मतलब लोग यूज कर रहे हैं, आई हैव सीन पीपल। खैर, आशिर, सर अगर कॉम्पिटिटर ना हो तो? कंपेटिटर ना हो तो देखो, सबसे पहली बात कि जो है वो आपने पहले तो सब पूरी डिटेल में रिसर्च करनी कि भाई है या नहीं है। आई गेस आप सबको जो है वो कोई ना कोई मिल जाएगा कंपेटिटर, लेकिन अगर ना हो, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है, अगर नहीं है, ठीक है, कोई कंपेटिटर, तो आपका कोई एनालिसिस कॉम्पिटिटर का होगा ही नहीं, ठीक है। फिर आपका कॉम्पिटिटिव एनालिसिस बनेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आपका कोई कंपटीशन ही नहीं है इस वक्त मार्केट में, ठीक है। इवन इनडायरेक्ट भी नहीं है। अगर अगर बहुत ये वर्स्ट केस होगा, या बहुत जो है वो ये एक रेयर सिचुएशन होगी कि कोई इनडायरेक्ट कंपेटिटर भी ना हो, या कोई इस इंडस्ट्री में भी ना काम कर रहा हो। लेकिन अगर नहीं है तो ऑब्वियसली आपका कोई कंपैरेटिव एनालिसिस है ही नहीं, ठीक है। आपका कोई कंपेटिटर नहीं है तो आप एनालिसिस किसका करोगे, ठीक है। तो फिर आपका कंपैरेटिव एनालिसिस बनेगा ही नहीं, बनता ही नहीं है, ठीक है जी। फरूक सर, अगर डायरेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट के साथ भी एनालिसिस नहीं होगा फिर? जी, मैं वही कह रहा हूँ, इनडायरेक्ट तो होगा ना, इनडायरेक्ट के साथ बिल्कुल होगा। आप डायरेक्ट एनालिसिस भी करेंगे और इनडायरेक्ट भी करेंगे। आपने जो है वो दोनों तरह के कंपैटिटर्स को शामिल करना है अपने कंपैटिटिव एनालिसिस में, ठीक है। प्रायोरिटी आपकी डायरेक्ट कंपैटिटर की होगी, लेकिन इनडायरेक्ट भी कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट कर रहा होगा। इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं अगेन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपैटिटर की, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है करीम है, ठीक है। जब पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, तो उस वक्त राइड हेलिंग नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस करा। मे बी अगर उन्होंने अगर कंपटीशन का एनालिसिस किया होगा तो वो शायद रेंट अ कार वालों का किया होगा, ठीक है। या जो है वो एक दिन के लिए जो आप रेंट करते हो गाड़ियाँ, या जो है वो पिक एंड ड्रॉप वाले हैं, उनका जो है वो एनालिसिस किया होगा भाई वो किस तरह से काम करते हैं अपनी इंडस्ट्री में। लेकिन जब उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी, ठीक है, लोगों को बहुत अच्छी लगी सर्विस, लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ, लोगों ने यूज़ किया और अब तक लोग यूज़ करते हैं। ख़ास तौर पे ख़वातीन को फ़ायदा हुआ जो कि रोज़ ट्रैवल करती थी, तो उनके लिए आसानी हो गई कि सेफ़ ट्रैवल है और आप आराम से सुकून से एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हो। फिर यहाँ पे एक और नीड क्रिएट हुई, ठीक है। अब वो लोग जो कि इतने, क्योंकि ऑब्वियसली करीम इज़ एक्सपेंसिव, ठीक है, अब वो लोग जो कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन दे स्टिल वांट टू ट्रैवल सेफ, स्टिल दे वांट टू ट्रैवल इन पीस, और जो है वो बसों में धक्के नहीं खाना चाहते, ठीक है। वो लोग हैं जो कि मिडिल क्लास हैं, अच्छी जॉब है उनकी, लेकिन स्टिल दे कांट अफोर्ड टू पे 1000 रुपीज अ डे,
फॉर अ राइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी थी वहां पे इंट्रोड्यूस हुआ बाइकिया। बाइकिया के बारे में सबको पता है? जी ठीक सर। है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ बाइकिया। बाइकिया ने क्या किया, सेम चीज को पूरा मॉडल जो है वो कन्वर्ट कर दिया बाइक पे। ठीक है, उन्होंने बाइक्स इंट्रोड्यूस करा दी कि भाई आप बाइक को जो है वो राइड बुक कराएं और जो है वो आप बाइक पे जाएं। अब ऑब्वियसली बाइक इज चीपर देन कार, ठीक है। आपको आसानी से पहुंच रहे हो, आपको बसों के धक्के नहीं खाने, आप टाइम पे पहुंच रहे हो, आपको पैसे भी कम लग रहे हैं। तो अब ये जो है वो जब ये क्या कहते हैं, बाइकिया इंट्रोड्यूस हुआ होगा, उनको पता है कि राइड हेलिंग इंडस्ट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो उनका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कोई भी नहीं था जो कि बाइकिया बाइक की सर्विसेज, बाइक राइड हेलिंग सर्विसेज दे रहा हो। लेकिन उनको ये पता था कि भाई कार राइड हेलिंग सर्विसेज जो है वो बहुत सारी हैं और उसके कस्टमर को हम जो है वो स्टडी कर सकते हैं कि हाउ थिंग्स वर्क और किस तरह से जो है पूरी राइड हेलिंग सर्विस काम करी। तो सिर्फ उन्होंने क्या किया कि उस सब को स्टडी किया, उनके फेलियर्स को, उनकी सक्सेसेस को स्टडी किया और उन्होंने पूरा मॉडल जो है वो बाइक पे इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, तो उनके लिए कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं था, लेकिन इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स थे जिनको उन्होंने अच्छे से जो है वो स्टडी किया और जो है वो अपनी सर्विस इंट्रोड्यूस की। तो इस तरह से जो है वो काम करे। अब करीम के लिए, अब जब करीम ने देखा कि भाई राइड हेलिंग सर्विस से जो है वो क्या कहते हैं, बाइकिया ने जो है वो एक बाइक बेस्ड जो है वो राइड हेलिंग सर्विस जो है वो इंट्रोड्यूस की है, जो कि उनके बिजनेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया। उन्होंने कहा कि यार हमारा तो बिजनेस जा रहा है, जो लोग जो है वो गाड़ी पे आ रहे थे और उनको बाइक पे जाने से मसला नहीं है, तो वो सारे तो बाइक पे जा रहे हैं अपने पैसे बचा रहे हैं, तो अब हम क्या करें। ठीक है, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी नजर आई कि भाई इनका जो मार्केट शेयर है बाइकिया का, क्यों ना हम उसमें से एक शेयर हम भी ले लें। ठीक है, क्योंकि करीम का एक नाम है, ऑलरेडी डेवलप्ड नाम है, लोग उसको यूज कर रहे हैं, रिलायबल नाम है, तो व्हाई नॉट इंट्रोड्यूसिंग बाइक्स। ठीक है, तो उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं, वही सारा डाटा यूज किया बाइकिया का कि जो लोग यूज कर रहे थे उनका क्या एक्सपीरियंस था, और एज इट इज वो मॉडल अपने प्रोडक्ट में इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो ये चीजें चल रही होती हैं, इस तरह से जो है वो आप चीजों को देख रहे होते हो कि ऑलरेडी प्रोडक्ट्स क्या कर रही हैं और आप क्या कर सकते हो उनको मॉडिफाई करके या उनको चेंज करके। ठीक है सर तो लाइक बाइकिया ने फिर करीम का सारा शेयर ले लिया एक तरह से, अगर कार्ड्स और सर्विस, रिक्शा सर्विस सब दे दी उन्होंने। पूरा शेयर नहीं ले लिया, लेकिन हाँ अच्छा खासा शेयर लिया था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, करीम ने सोचा कि हमें जो है वो एक अच्छा शेयर मिलेगा अगर हमने बाइक इंट्रोड्यूस कर दी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि करीम की जो एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ है वो शायद बाइक पे बिल्ड नहीं हुआ। ठीक है, और उनकी बाइक सर्विस इतनी चली नहीं। और एक और चीज़ जो बाइकिया वाले प्रोवाइड कर रहे थे अपने राइडर्स को बेनिफिट्स, वो करीम प्रोवाइड नहीं कर पाया, क्योंकि उनके अपने रेट्स हैं, उनके जो है वो अपने क्या कहते हैं कमीशन के उनके स्टैंडर्ड्स हैं, जिसको वो रिड्यूस नहीं कर सकते थे, प्रॉफिट्स को रिड्यूस नहीं कर सकते थे। उनकी जो है वो कॉस्ट ज़्यादा थी करीम की, तो वो इतने अच्छे बेनिफिट्स नहीं दे सके, जिसकी वजह से राइडर्स इंटरेस्टेड कभी भी नहीं थे कि वो करीम को प्रिफर करें, क्योंकि उनको बाइकिया पे अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे थे, तो वो बाइकिया से ही राइड्स उठाते थे। तो करीम अभी भी है बाइक सर्विस, लेकिन जितनी बाइकिया चलती है उतनी जो है वो करीम आई डोंट थिंक के चलती होगी। यस जी आशिर, आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। जी सर। सही है, तो हम आगे बढ़े। एक मिनट दें मुझे, एक मिनट। अच्छा, हम आगे बढ़े। सही है, थर्ड स्टेप इज डिफाइन पैरामीटर्स। ठीक है, अब
आपने जो है गोल लिख लिया, कंपैरेटर्स लिख लिए, अब आपने पैरामीटर्स डिफाइन करने हैं कि किन किन पैरामीटर्स को आप जज कर रहे होगे, आप उसको जो है वो एवेल्यूएशन कर रहे हो, किन किन पैरामीटर्स की आप एवेल्यूएशन कर रहे होगे। गोल में आप ओवरऑल गोल लिख रहे हो कि यूएक्स करना है, विजुअल करना है, जनरल करना है, या जो है वो फ्लो टेस्ट करना है, ठीक है। लेकिन जब आप पैरामीटर्स पे आते हो तो आप विद इन दैट गोल आप उसके छोटे छोटे पैरामीटर्स लिख रहे होते हो कि आप क्या क्या चीज़ें जो है वो एवेल्यूएट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं विजुअल की बात करूं तो आप जो है वो उसमें टाइपोग्राफी टेस्ट कर रहे होगे, आप उसमें जो है वो उसका लेआउट टेस्ट कर रहे होगे, उसके जो है वो कलर्स को देख रहे होगे, उसके क्या कहते हैं उसके डिज़ाइन एलिमेंट्स को जज कर रहे होगे। एक एक चीज़ विजुअल्स में जो मैटर करती है वो सब चीज़ें जो है वो आप एवेल्यूएट कर रहे होगे, ठीक है। अब टाइपोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो टाइपोग्राफी में अगर मैं डिटेल में थोड़ा जाऊँ तो व्हेन वी टॉक अबाउट टाइपोग्राफी विच मीन्स कि जो टाइपोग्राफी यूज हुई हुई है क्या वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग तो नहीं है, बहुत मुंह पे तो नहीं आ रही, हेडिंग लग रही है, हेडिंग और जो सब हेडलाइन है उसमें फ़र्क नज़र आ रहा है, पूरा प्लेन टेक्स्ट तो नहीं लग रहा, और उसका स्केल सही है टाइप का। ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ रहे होंगे कि स्केल क्या होता है और ये सब चीज़ें। बट आप उसके जो है वो ओवरऑल एक एक चीज़ टेक्स्ट की जज कर रहे होते हो कि उसका जितना भी टेक्स्ट डिस्प्ले हुआ है वो इजी टू रीड और इजी टू यूज है या नहीं है, ठीक है। जब हम विजुअल में फिर हम अगर आते हैं कलर्स की, तो कलर्स को फिर आप जो है वो वैल्यूएट करोगे कि भाई सही जगह सही कलर्स यूज हुए हुए नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा ओवरवेलम तो नहीं हो रहा, गोला गंडा तो नहीं लग रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है आप हर पैरामीटर में इवेल्युएट करते हो और फिर उसके जो है वो रिजल्ट्स लिखते हो कि भाई कौन सी प्रोडक्ट किस तरह से जो है वो उसमें चीज़ें इनकॉर्पोरेट हुई हुई हैं, ठीक है। इसी तरह से यूएक्स के पैरामीटर्स भी जो है वो आप इवेल्युएट करोगे। देन इवन हम कंटेंट को भी जो है वो एवेल्युएट कर रहे होते हैं समटाइम्स के आपके प्रोडक्ट में जो टोन यूज हुई है। फॉर एग्जांपल आपके प्रोडक्ट जो है वो एक गेम है, ठीक है, जो कि टॉडलर्स की गेम है, ठीक है, और टॉडलर्स की गेम में अब आप जो है वो आपकी लैंग्वेज या आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए जो कि उन टॉडलर्स को समझ आए। अगर मैं टॉडलर्स बहुत छोटा बोल रहा हूँ, 10 to 12 की एज के लिए अगर गेम है, ठीक है, तो आपकी लैंग्वेज या कंटेंट आपका ऐसा होना चाहिए जो कि उन लोगों को, उन बच्चों को समझ आए। कंटेंट आप ऐसा यूज़ नहीं करोगे कि जो है जो कि उन बच्चों को समझ ही ना आए। तो इवन समटाइम्स हम कंटेंट का भी एनालिसिस कर रहे होते हैं इन कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कि किस गेम ने या किस प्रोडक्ट ने जो है वो सही कंटेंट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लिखा है या नहीं लिखा, या जहाँ कॉल टू एक्शन का टेक्स्ट या कॉपी क्या होनी चाहिए वो भी आप जो है वो इवन इवेल्युएट कर रहे होते हो। अच्छा, यूएक्स डिज़ाइन में कंटेंट का बहुत अहम रोल होता है कि आपने सही जगह पे सही टर्म, सही जगह पे सही टेक्स्ट लिखा है या नहीं लिखा है। अगर आप सही कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो है वो सही कॉपी नहीं लिखोगे, टेक्स्ट नहीं लिखोगे, तो आपका यूज़र मिसलीड हो जाएगा और आपकी प्रोडक्ट या आपका वो स्क्रीन मिसलीडिंग होगा और यूज़र को समझ नहीं आएगा कि भाई मुझे यहाँ से कहाँ जाना है या आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जब आप पैरामीटर्स डिफाइन कर लेते हो फिर आप जो है वो हर प्रोडक्ट की जो आपने कंपेटिटर्स की लिस्ट बनाई है, हर प्रोडक्ट को रिसर्च करते हो उन पैरामीटर्स पे जो आपने लिस्ट बनाई है, ठीक है। आप एक एक प्रोडक्ट को उठाओगे और सारे पैरामीटर्स को एक एक करके देखोगे कि भाई ये सारे पैरामीटर्स इसमें किस तरह से जो है वो इनकॉर्पोरेट हुए हुए हैं या नहीं हुए हुए, उसके ऊपर कमेंट करोगे कि भाई इसका कंटेंट अच्छा है नहीं है अच्छा, या जो है वो उसको आप क्या किस तरह से रेट कर रहे हो, उसके ऊपर कोई कमेंट ऐड करना है तो कमेंट ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से जो है फिर एक एक प्रोडक्ट को उठा के जितने भी आपने प्रोडक्ट पिक किए हैं उनको उठा के और उनको आप रेट कर रहे होते हो या रिसर्च कर रहे होते हो कि भाई किस तरह से क्या कहते हैं चीज़ें इनकॉर्पोरेट हुई हुई हैं, ठीक है। देन व्हेन यू आर डन विथ रिसर्च तो फिर आप एक रिपोर्ट बनाते हो जो कि एक एक्चुअल विजुअलाइज्ड फॉर्म होती है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस की, और एक रिपोर्ट होती है जिसको आप किसी भी पॉइंट पे देख के आपको आइडिया हो जाता है कि भाई अच्छा मेरे कॉम्पिटिटर्स ये हैं, और उनकी जनरल अगर मैं चीज़ें देखूं कि भाई उनकी टारगेट ऑडियंस क्या है, उनकी क्या कहते हैं उनकी टारगेट ऑडियंस क्या है, उनके डाउनलोड्स कितने हैं, या जो है वो किस लोकेशन
किस कंट्री में जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, या फिर इसके अलावा उसके यूएस के जो है वो पैरामीटर्स में वो किस तरह से इनकी क्या कहते हैं रेटिंग है। तो आपको उस रिपोर्ट में सब चीज़ें आराम से मिल जाती हैं, दिख जाती हैं कि भाई ये प्रोडक्ट कैसी है और ये प्रोडक्ट में क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है किस प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये आपके स्टेप्स हैं टू कंडक्ट कंपैटिटिव एनालिसिस। किसी को कोई सवाल? फिर हम आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरह से कंपैरेटिव एनालिसिस की रिपोर्ट बनती है। नो? जी फरूक। सर मुझे थोड़ी सी यहाँ कंफ्यूजन ये हो रही थी, ये जो जितने ये स्टेप्स हमने उसी केस में फॉलो करने हैं जब हम किसी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर को स्टडी कर रहे हैं। अगर इनडायरेक्ट को स्टडी कर रहे हैं तो फिर तो हमें ये सारे जो स्टेप्स हैं ये फॉलो करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। नहीं है फरूक, इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स को भी आप स्टेप्स फॉलो करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, सही है। तो ये एक एग्जांपल है कंपैरेटिव एनालिसिस की। इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस तरह से जो है इवैल्यूएट किया है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले जो है वो कंपैरेटिव ऑडिट का गोल सबको नजर आ रहा है ना? जी सर। यस सर। कंपैरेटिव एनालिसिस का गोल, कंपेयर द यूजर एक्सपीरियंस ऑफ ईच कंपेटिटर्स वेबसाइट। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो गोल डिफरेंट लिखा हुआ है जिससे मैं एग्री नहीं कर रहा, लेकिन ये एक जनरल इंफॉर्मेशन का जो है वो एनालिसिस है या कंपैरिजन है कि किस प्रोडक्ट के क्या 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 कहते हैं जनरल इंफॉर्मेशन है हर एक प्रोडक्ट की। ठीक है, इसको यूज़र एक्सपीरियंस नहीं कहेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं बर्गर गार्डन ओन कंपनी। ठीक है, अब सबसे पहले जो है वो, अच्छा, लेफ्ट पे जो है वो कंपनी का नाम है और टॉप पे जो है वो ये पैरामीटर्स हैं जिनको हम इवेल्युएट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले है बर्गर गार्डन जो कि हमारी अपनी कंपनी है। सही है, कंपेरेटर टाइप क्यों नहीं, कुछ भी नहीं है क्योंकि ये हमारी कंपनी है। लोकेशन क्या है, कहाँ पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, कैंसस एमओ में। और प्रोडक्ट ऑफरिंग्स क्या है हमारी, 25 टाइप ऑफ बर्गर्स। प्राइस क्या है हमारी, एक हमने $2 से एक रेटिंग दी थी, भाई इतनी प्राइस हमारी। वेबसाइट क्या है हमारी, ये है। बिजनेस साइज क्या है, स्मॉल है। टारगेट ऑडियंस लोकल मिलेनियल्स। और यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है हमारी, लार्ज वेराइटी इन 25 बर्गर्स आई टॉपिंग्स फ्लेवर। ओके, लार्ज वैरायटी ऑफ 25, मतलब 25 बर्गर से भी ज़्यादा जो है वो ये दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कॉम्पेटिटर पे। बर्गर नेस्ट नाम की एक बर्गर जॉइंट है जहाँ जो हमारा डायरेक्ट कॉम्पेटिटर है। क्यों? क्योंकि वो भी कैंसास में जो है वो ऑपरेट कर रहा है, वो भी बर्गर जॉइंट है। और फिर जो है वो 10 टाइप के बर्गर दे रहा है, उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, उनकी वेबसाइट ये है, वो भी स्मॉल स्केल बिजनेस है और उसकी टारगेट ऑडियंस है फैमिलीज़। और उनकी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन ये है कि ट्रेडिशनल अमेरिकन स्टाइल फूड होता है। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास है दी स्पॉटी काउ। ये भी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, कैंसास कैंसास में ही जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। 5 टाइप्स ऑफ बर्गर, प्राइस ज़्यादा है। दी स्पॉटी काउ स्मॉल है बिजनेस साइज, और वो टारगेट ऑडियंस है लोकल मिलेनियल्स की। देन फन एंड फ्रेंडली ब्रांडिंग, अच्छा, फन एंड फ्रेंडली ओवरऑल उसकी फील है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास बीफ ईटर्स है, इसमें भी इतना कुछ खास वो नहीं है। फिर हमारे पास है दी वेगन काउ, इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। वेरियस, अच्छा, लोकेशन जो है वो आपकी कैंसास सिटी नहीं है, वो वेरियस या इंटरनेशनल बर्गर जॉइंट है। वो कैंसास में अगर ऑपरेट नहीं कर रहा, इसीलिए मे बी इनडायरेक्ट लिखा हुआ है इन्होंने। 5 टाइप्स ऑफ बर्गर्स, प्राइस ज़्यादा है और बिजनेस साइज बहुत बड़ा है क्योंकि वो मल्टीपल सिटीज़ या कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं। देन टारगेट ऑडियंस उनकी वेगन्स हैं। आई डोंट नो हाउ टू ट्रांसलेट, सॉरी, हाउ टू प्रोनाउंसिएट वेगन्स, बट वेगन्स, यस। स्पेशलिटी वेगन बर्गर्स। ठीक है, तो ये आपके एक जनरल इंफॉर्मेशन का कंपैरिजन है
कि मैं इन 3 लोगों को जो है का कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहा हूँ, 4 लोगों का, बर्गर नेस्ट, दी स्पॉटी काउ, बीफ ईटर्स और दी वीगन काउ, ठीक है। तो उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन का मैंने एक कंपैरिजन निकालेगा, भाई कौन कौन क्या कहाँ कहाँ ऑपरेट कर रहा है, उसका बिजनेस साइज क्या है, प्राइस क्या है, या कितनी ऑफरिंग्स हैं, और फिर यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन भी हर एक की दे दी कि हर एक की यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है। अच्छा, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होती है कि हर कंपनी की या हर बिजनेस की एक यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन लाजमी होनी चाहिए कि हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम देयर कंपेटिटर्स, ठीक है। जब भी आप कोई बिजनेस ओपन करते हैं तो लाजमी आपकी कोई यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन होनी चाहिए जो कि आपको आपके दूसरे कंपेटिटर से या जो दूसरे ब्रांड्स हैं उनसे आपको डिफरेंशिएट करे, या वो आपकी एक पहचान बने कि हाँ भाई इन लोगों के पास तो जो है वो बहुत बड़ी वैरायटी है, ठीक है। एक इनकी ये वो है यूवीपी है, फिर एक की यूवीपी है कि भाई ट्रेडिशनल अमेरिकन स्टाइल फूड में वो डील करते हैं, फिर एक की है कि यार बहुत फन एंड फ्रेंडली जो है वो ओवरऑल ब्रांड है ये, फिर इसके अलावा एक है कि सिर्फ फैमिली अच्छा फैमिली ओन्ड एंड ऑपरेटेड के बहुत ही स्पेसिफिक कस्टमर्स को ही डील करते हैं, ज़्यादा जो है वो यहाँ पे सबको डील नहीं करते, मे बी शायद ऐसा कुछ है। देन स्पेशलिटी इन वेगन बर्गर्स, तो आपके प्रोडक्ट की कोई ना कोई यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम भी हो सकता है कि जो है वो हम अपने ये कंपैरेटर एनालिसिस में आपको ये भी देखना होगा भाई इनकी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, लेकिन इट्स टफ टू फाइंड आउट के व्हेन यू डोंट नो कि भाई किसी की यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, तो इसको हम जो है वो ज़रूरी नहीं है कि इसको हम अभी अपने कंपैरिजन में डालें, ठीक है। तो यस, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन या क्या है ये होती है। हम आगे इसको जो है डिटेल में भी बात करेंगे व्हेन वी विल वर्क ऑन बिल्डिंग आवर या डिसाइडिंग आवर यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। जी फरूक। सर ये जो बिजनेस साइज है इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे आप? अच्छा, बिजनेस साइज जो है वो ये है कि कितना बड़ा वो रेस्टोरेंट, फॉर एग्जांपल अभी हम रेस्टोरेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वो नंबर क्या कहते हैं साइज लिखना है कि कितना बड़ा बिजनेस है, सही है, कितनी बड़ी प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं करीम की बात करूँ तो करीम बहुत बड़ी एक जो है वो प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके अगेंस्ट में अगर मैं बात करूँ जो कि हमारे पता नहीं कराची में ही थी या पूरे पाकिस्तान में थी, 2-3 छोटी-छोटी राइड हेलिंग सर्विसेज निकली थी जिसमें यू राइड थी या 1-2 और छोटी-छोटी राइड हेलिंग सर्विसेज थी। तो सही है, करीम जो है वो एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है। और जो यू राइड है वो एक बहुत छोटा बिजनेस है, ठीक है, जो कि बहुत एक स्पेसिफिक सिटी में भी ऑपरेट कर रहा है या बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ उनके पास क्या कहते हैं राइडर्स हैं, ठीक है। तो वो एक छोटा बिजनेस है। इसी तरह से कि अगर मैं मैकडोनल्ड्स की बात करूँ तो वो एक बहुत बड़ा बिजनेस है जो कि इंटरनेशनली जो है वो एक्सपेंड हुआ है। और इसी के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं पिज्ज़ा किसकी पिज्ज़ा एक्सप्रेस की में भी, ठीक है, तो वो एक बहुत छोटा सा बिजनेस है, ठीक है, जो कि एक एरिया में उसकी एक ही ब्रांच लोकेटेड है। तो ये बिजनेस साइज है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका कंपेटिटर जो है वो कितना बड़ा कंपेटिटर है, कितना उसका बिजनेस साइज क्या है, स्केल क्या है उस बिजनेस का, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपने ऐड करना होगा, ठीक है। जी सर, ठीक। सही है, तो ये जो है वो जनरल इंफॉर्मेशन है। इसके बाद हम जाते हैं कंपेटिटिव ऑडिट। अच्छा, सही है, यहाँ पे जो है वो मेरे ख्याल से ओवरऑल सिर्फ वेबसाइट के एक्सपीरियंस को जो है वो हम जज कर रहे हैं या एनालिसिस उसका कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहला जो है वो हम उठाते हैं बर्गर गार्डन, जो कि हमारी खुद की कंपनी है, विजुअली अपीलिंग। अच्छा, यहाँ पे जो है वो उसको मैं थोड़ा सा इस तरह से डिफाइन कर दूं कि उन्होंने अपना डाटा किस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट किया है। उन्होंने क्या किया है, लेफ्ट साइड पे जो है वो सारे कंपेटिटर्स के नाम है, ऊपर जो है वो पैरामीटर्स हैं, और फिर जो आपका ईच सेल है, टेबल का जो ईच सेल है जहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन आएगी, वहाँ पे उन्होंने 3 चीज़ें रखी हैं। एक रेटिंग रखी है, ठीक है, इसके बाद पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के। सबसे पहले रेटिंग दी उस प्रोडक्ट को कि डेस्कटॉप वेबसाइट एक्सपीरियंस, भाई बर्गर गार्डन का डेस्कटॉप वेबसाइट एक्सपीरियंस कैसा है, उसको एक रेटिंग दे दी, गुड, बैड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, जो भी रेटिंग देनी है, ठीक है। उसके बाद उसमें एक पॉजिटिव पॉइंट लिखा है कि भाई इस डेस्कटॉप वेबसाइट में कोई पॉजिटिव पॉइंट था तो वो क्या था, ठीक है।
और फिर इसके बाद नेगेटिव पॉइंट कि भाई नेगेटिव कोई बात थी डेस्कटॉप वेबसाइट एक्सपीरियंस में बर्गर गार्डन की या नहीं थी। ठीक है, इट्स सब्जेक्टिव कि किसी में जो है वो आपके पास विजुअल क्या कहते हैं पॉजिटिव्स होंगे, किसी में जो है वो नेगेटिव्स होंगे, किसी में दोनों होंगे, किसी में जो है वो आपके पास हो सकता है कुछ भी आपको नजर ना आए, खाली बस आप उसको रेट कर रहे हों। ठीक है, लेकिन कमेंट लिखना ज़रूरी है टू नो कि आपने किस बेस पे जो है वो रेटिंग दी है इस प्रोडक्ट की पर्टिकुलर पैरामीटर को। ठीक है, तो हम इसको एक दफ़ा देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने रिपोर्ट बनाई है। बर्गर गार्डन जिसका डेस्कटॉप वेबसाइट एक्सपीरियंस जो है वो गुड है, विजुअली अपीलिंग है, वो फील डेंस एंड ओवरवेलमिंग इन प्लेसेस, कुछ कुछ जगह पे जो है वो इतना ज़्यादा कंटेंट है कि वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लग रहा है। ठीक है, मोबाइल वेबसाइट एक्सपीरियंस बर्गर गार्डन का ही जो है वो मोबाइल वेबसाइट एक्सपीरियंस कैसा है? अच्छा है, उसको रेटिंग एक दी कि हाँ भाई अच्छा है, फुली रिस्पॉन्सिव, कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है, कोई एलिमेंट यहाँ वहाँ नहीं भाग रहा और वो रीडेबल है सारे एलिमेंट्स वेबसाइट के। इंटरेक्शन वाज नॉट एज स्मूथ ऑन मोबाइल, जो इंटरेक्शन था वेबसाइट का भी स्क्रॉल हो, बटन्स को टैप करना हो, डिफरेंट पेजेस पे जाना हो या कोई भी किसी भी एलिमेंट के साथ इंटरेक्शन है वो इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं था मोबाइल पे जितना डेस्कटॉप पे था। तो ये हमने अपनी वेबसाइट का वो कर लिया। फिर इसके बाद बर्गर नेस्ट वेबसाइट एक्सपीरियंस, डेस्कटॉप वेबसाइट एक्सपीरियंस जो है वो ओकेश है, वेलकम एंड इजी टू यूज़। फिर नेगेटिव है, फील डेंस एंड ओवरवेलमिंग इन प्लेसेस। फिर मोबाइल एक्सपीरियंस फुली रिस्पॉन्सिव है, एनिमेशंस एडेड टू एनहांस द मोबाइल एक्सपीरियंस, मेन्यू इज हार्ड टू रीड। ठीक है, स्पॉटी का आउटस्टैंडिंग है, डेस्कटॉप एक्सपीरियंस फन एंड इजी टू यूज़, इंगेजिंग इन एनिमेशंस, क्लियर ब्रांडिंग। फिर मोबाइल वेबसाइट एक्सपीरियंस फुली रिस्पॉन्सिव, engaging animation सेम एज डेस्कटॉप, ऐप कैन बी डाउनलोडेड टू कलेक्ट पॉइंट्स। अब देखो इस पॉइंट पे जो है वो हमें आइडिया हो रहा होगा चीज़ों का, व्हाट विल वर्क एंड व्हाट विल नॉट वर्क। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एक एनालिसिस किया तो हमें यहीं से आइडिया होने लगा कि भाई हमारी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग कंटेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है या जो है वो बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव ओवरलोड बढ़ जाता है यूज़र पे। ठीक है, तो हमें कम कंटेंट यूज़ करना है, फन एंड इजी टू यूज़ होनी चाहिए वेबसाइट, एनिमेशंस हम छोटी छोटी ऐड कर सकते हैं टू मेक इट मोर एंगेजिंग, और ब्रांडिंग जो है वो क्लीन होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने लिए जो है वो कीवर्ड वो चीज़ें कलेक्ट करते हो कि भाई आपकी प्रोडक्ट कैसी होगी, क्या चीज़ें इंकॉर्पोरेट करेंगे और क्या चीज़ें नहीं करेंगे। ठीक है, तो यस, इसी तरह से जो है वो बीफ ईटर्स की इतनी अच्छी वेबसाइट नहीं है, देन वेगन काउ की भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, उसमें पॉजिटिव्स क्या हैं वो लिखे हुए हैं। तो ये आपका जो है वो ओवरऑल वेबसाइट एक्सपीरियंस का जो है वो कंपैरेटिव एनालिसिस था। यहाँ पे गोल मेंशन नहीं है, लेकिन इसका गोल यही हो गया भाई आपने एक वेबसाइट के ओवरऑल एक्सपीरियंस को जो है वो उसका एनालिसिस करना है। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास है यूएक्स। ठीक है, अब हम कंप्लीटली यूएक्स की बात कर रहे हैं, यूज़र एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा गोल है कि हम यूएक्स को का एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से जो है वो यहाँ पे लेफ्ट पे जो है हमारे पास कंपेटिटर्स हैं, ऊपर जो है वो टॉप पे हमारे पास पैरामीटर्स हैं, और एक एक पैरामीटर को जो है वो हम देखेंगे कि उसमें क्या पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं और क्या रेटिंग दी हुई है। फीचर्स को अगर हम देखें तो बर्गर गार्डन इज गुड, फीचर्स में ऑनलाइन ऑर्डरिंग फीचर इज वेरी गुड, क्रिएट अकाउंट फीचर इज गुड। फिर बर्गर नेस्ट में फीचर्स में क्या रेटिंग है, ओके फीचर्स हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। क्रिएट अकाउंट फीचर इज गुड, और नेगेटिव ये है कि यूजर्स हैव टू डाउनलोड पीडीएफ ऑफ मेन्यू टू ओपन इट। अच्छा, यूजर हैव टू डाउनलोड पीडीएफ ऑफ मेन्यू टू ओपन। ओ अच्छा, मेन्यू मतलब डाउनलोड करना देखने के लिए जो है पहले डाउनलोड करना पड़ता है पीडीएफ, फिर देखना पड़ता है, विच इज़ अ बैड एक्सपीरियंस। ठीक है, फिर दी स्पॉटी काओ में देखते हैं, फीचर्स इज आर आउटस्टैंडिंग, क्रिएट अकाउंट फीचर इज गुड, स्टोर लोकेटर फीचर इज गुड, ऑनलाइन ऑर्डरिंग फीचर विथ पिकअप स्लैश डिलीवरी ऑप्शन इज गुड। ठीक है, बीफ ईटर्स में नीड्स वर्क, मतलब विच इज बैड, सिर्फ नेगेटिव्स हैं। यूजर्स हैव टू डाउनलोड पीडीएफ टू ओपन द मेन्यू, चेकआउट प्रोसेस रिक्वायर्ड यूजर टू इनपुट पेमेंट इन्फो ट्वाइस, विच इज अ नाइटमेयर। यस, the vegan cow store locator feature is good. Website features are features and nutrition calculator, nice.
ट्रेंडिंग मेन्यू, आई थिंक हवाई आपके लिए शायद आपकी प्रोडक्ट के लिए बहुत अच्छा फीचर होगा टू इंट्रोड्यूस, मे भी, मतलब मुझे लगा कि शायद ये आपके प्रॉब्लम से काफ़ी रेलेवेंट है टू रेस्टोरेंट टू हैव दिस फीचर है। यस, एंड इसके बाद यूएक्स इज एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, कि अब हम एक्सेसिबिलिटी को देखें कि भाई उस प्रोडक्ट की एक्सेसिबिलिटी कैसी है। ठीक है, पहले हम सिर्फ फीचर्स देख रहे थे, अब हम एक्सेसिबिलिटी देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं बर्गर गार्डन की एक्सेस, चलो अपना प्रोडक्ट छोड़ दो, नीचे कंपेटिटर्स के देखते हैं। बर्गर नेक्स्ट की एक्सेसिबिलिटी नीड्स वर्क, वेबसाइट ओनली अवेलेबल इन इंग्लिश, मेन्यू इज इंक्लूडेड एज एन इमेज एंड इज हार्ड टू रीड। अब देखो, जहां मैं लास्ट क्लास में एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहा था, यहाँ पे किस तरह से जो है वो आपको एक्सेसिबिलिटी बुरी है कि वेबसाइट ओनली अवेलेबल इन इंग्लिश। ठीक है, अगर कोई और बंदा पढ़ता जाता है वेबसाइट पे तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि वो उर्दू में देख सके, जिसको सिर्फ उर्दू आती है, या अगर जो है वो आपके पास मेजॉरिटी है या इक्वल पॉपुलेशन है जो कि मे बी स्पेनिश और इंग्लिश बोलती हो, तो आपके पास स्पेनिश भी इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। लेकिन रिक्वायरमेंट इज कि जो आपकी माइनॉरिटी है, छोटी जो वो है ऑडियंस है, उसकी भी इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए कि आप सिर्फ 2-3 लोगों के लिए डिज़ाइन कर रहे हो, आपके पास वो एक अच्छा नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो वेबसाइट ओनली अवेलेबल इन इंग्लिश, जो कि किसी और उस पर्सन के लिए जो है वो एक्सेसिबल नहीं है जो कि जिसको इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, तो आपकी एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे बुरी है। मेन्यू इज इंक्लूडेड एज एन इमेज एंड इज हार्ड टू रीड, मेन्यू की सिर्फ इमेज है, एक सिर्फ इमेज है जो कि जूम नहीं हो रही और जूम करने पे वो ब्लर हो रही है, तो आपकी इमेज इनफ बड़ी होनी चाहिए थी ताकि जिनकी थोड़ी नज़र कमज़ोर है वो भी छोटा टेक्स्ट पढ़ सकें। अब यहाँ पे भी वो लोग जिनको रीड करने में, छोटा टेक्स्ट रीड करने में जो है प्रॉब्लम होती है, उनके लिए वो मेन्यू एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, तो उनकी एक्सेसिबिलिटी का हमने ख्याल नहीं रखा, विच इज़ अ बैड एक्सेसिबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, वेबसाइट इज अगेन हम स्पॉटी काउ पे आते हैं, वेबसाइट ओनली अवेलेबल इन इंग्लिश, मेन्यू इज इनकम्पैटिबल विद स्क्रीन रीडर टेक्नोलॉजीज। बीफ ईटर्स की अगर हम एक्सेसिबिलिटी को देखें, वेबसाइट अवेलेबल इन 2 लैंग्वेजेस। ठीक है, अब ये प्लस पॉइंट है कि 2 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। मेन्यू इजंट compatible with screen reader technologies, menu is included as an image, is hard to read. The vegan cow website available in 6 languages. Wow. Menu is compatible with screen reader technologies. The vegan cow के UX designers जो है वो बहुत फिट है, लगता है, मतलब प्रॉपर काम किया हुआ है। तो इस तरह से हम एक एक पैरामीटर को जो है वो यहाँ पे लिस्ट डाउन करेंगे ऑन ईच टेबल टू सी के कौन से प्रोडक्ट की कौन सा पैरामीटर अच्छा है और क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं। ठीक है, इसी तरह से हम यूज़र फ्लो भी है और नेविगेशन भी है। एक ओवरव्यू ले लेते हैं बर्गर नेस्ट का। इजी टू फाइंड द मेन्यू, यूज़र फ्लो कैसा है, कि मतलब जब हम सर एक क्वेश्चन था। जी जी बोलें। सर ये मेन्यू इज कंपैटिबल विद स्क्रीन रीडर टेक्नोलॉजी, ये थोड़ा सा डिफाइन करेंगे? ये मुझे भी नहीं पता ये स्क्रीन रीडर टेक्नोलॉजी क्या होती है, लेकिन मेन्यू इजी टू रीड इस तरह से होता है कि भाई मेन्यू डिज़ाइन ही आपका ऐसे होना चाहिए कि वो इजी टू रीड हो, आप ना कि उसको एज अ इमेज अपलोड करें, बल्कि आप उसको जो है वो एक कंटेंट का पार्ट बनाएं और एक उसका वेबसाइट का पार्ट बनाएं। ठीक है, इमेज होगी तो वो ओके छोटा सर। टेक्स्ट ही होगा, अगर आप उसको वेबसाइट का पार्ट बना देंगे तो आपके पास जो है वो कस्टमाइजेशन की आपके पास जो है वो पावर होगी कि आपको साइजेस कितने बड़े छोटे रखने हैं। ठीक है, ओके सर, लाइक उसको ऐसा कार्ड उसको बना लें। हाँ, उसको जो है वो डिज़ाइन करें, वेबसाइट में ही उसको एम्बेड करें, ना कि एज अ इमेज उसको डालें। ठीक है, जी हवा। सर स्क्रीन रीडर इज जस्ट अ प्लग इन, वो आपका जितना भी टेक्स्ट लिखा होता है स्क्रीन के ऊपर वो पढ़ लेता है। तो इफ दिस वाज नॉट अ पिक्चर और ये टेक्स्ट लिखा होता तो आपका वो प्लग इन इसको वन बाय वन पढ़ता है। इट्स यूजुअली फॉर पीपल हु आर विजुअली इम्पेयर्ड। ओह नाइस, थैंक यू फॉर, क्या कहते हैं, फॉर लेटिंग अस नो। और आई थिंक हर एक की नॉलेज में इजाफा होगा, विच इवन आई डिडंट नो।
है। जी इकरा, आप कुछ कह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। यस, वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि ये जो भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसके अंदर इन्होंने अपनी जो है वो सबसे पहले अपनी कंपनी या वेबसाइट वगैरह वो यहाँ पे रखी हुई है, मगर हमने तो अभी बनाया ही नहीं है, तो हाँ हम ये सब कैसे कंपेयर करेंगे? मतलब हमारा तो प्रोडक्ट अभी रेडी ही नहीं है, तो ये देखें अपनी, एनालिसिस हम जी मैं बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स जैसी हैं वो वैसे ही उन्होंने रखी हुई है। इन्होंने कंपैरेटिव एनालिसिस तब किया जब ऑलरेडी उनकी प्रोडक्ट बनी हुई थी, ठीक है, और अपनी प्रोडक्ट को वो अपने कंपैटिटर से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। जब हम स्क्रैच से काम कर रहे हैं, हमें स्टार्ट में कंपैरेटिव एनालिसिस बनना है, हम दूसरी प्रोडक्ट को समझ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो हमें अपने प्रोडक्ट को ऐड करने की नीड नहीं है। हम सिर्फ कंपेटिटर्स को ही देख रहे होते हैं कि कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं और आपस में वो किस तरह से उनके फीचर्स या यूएक्स कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। सही है, तो ये जो है वो हमारे पास यूएक्स का कंपैरेटिव एनालिसिस था। इसी तरह से यूज़र फ्लो को भी जो है वो अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिर नेविगेशन का भी जो है वो इसी तरह से एनालिसिस हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, इसी तरह से विजुअल डिज़ाइन है। विजुअल डिज़ाइन में क्या पैरामीटर है? सिर्फ ब्रांड आइडेंटिटी यहाँ पे ऐड किया हुआ है, लेकिन विजुअल डिज़ाइन में और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें टाइपोग्राफी है, कलर है, और क्या था, और जो है कंसिस्टेंसी है, विजुअल कंसिस्टेंसी कैसी है, ये सब चीज़ें जो है उसमें हम करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट इज कंटेंट का एनालिसिस कि कंटेंट, जैसे मैं कंटेंट की बात कर रहा था कि कंटेंट का जो है किस तरह से जो है वो डिफरेंट वेबसाइट में डिफरेंट कंटेंट यूज़ हुआ है अकॉर्डिंग टू दियर टारगेट ऑडियंस। ऑब्वियसली आप कंटेंट की टोन वही रखते हो जो आपकी टारगेट ऑडियंस है। अगर जो है वो आपकी टारगेट ऑडियंस बहुत टेक्निकल है, कोई आप बहुत टेक्निकल प्रोडक्ट है जो जिसमें टेक्निकल जार्गन्स जो है वो आप यूज़ कर सकते हो, तो आप बिल्कुल यूज़ करोगे। लेकिन आपकी प्रोडक्ट ऐसे लेमन के लिए जिनको टेक्निकल जार्गन्स नहीं पता, तो आप ऑब्वियसली आपकी टोन बहुत जो है टोन नहीं कहेंगे इसको, जो है वो आप अपना कंटेंट या आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत इजी टू रीड होगी। फिर टोन भी जो है वो आपकी बहुत मैटर करती है कि आप अगर किड्स के लिए बना रहे हो तो आपकी टोन बहुत डिफरेंट होगी, अगर आप बहुत प्रोफेशनल लोगों के लिए बना रहे हो तो आपकी टोन डिफरेंट होगी इन राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो टोन का कंपैरिजन हुआ है कि भाई बर्गर गार्डन की सीरीज एंड डायरेक्ट टोन है, फ्रेंडली इन सम प्लेसेस, देन बर्गर नेस्ट इज फ्रेंडली एंड इनडायरेक्ट, स्पॉटी काउ इज फन एंड इनडायरेक्ट, बीफ ईटर्स इज फ्रेंडली एंड इनडायरेक्ट, द वेगन काउ इज सीरियस एंड डायरेक्ट, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव अच्छा, सारी जो है वो यहाँ पे ये है कि कंटेंट अच्छा है, बुरा है, इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पे सारी मौजूद है। टू डिस्क्रिप्टिव जो कि बहुत नेगेटिव है कि हर कुछ जगह पे जो है बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है। अननेसेसरी डिटेल्स हैं बर्गर नेस्ट में, विच इज़ नेगेटिव। आउट द स्पॉटी काउ में शॉर्ट एंड टू द पॉइंट कंटेंट है, विच इज़ पॉजिटिव। बीफ ईटर्स में इजी टू फॉलो स्टेप्स हैं, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट कंटेंट है। देन आउटस्टैंडिंग वीगन काउ में शॉर्ट है, फोकस्ड ऑन इन्फो रेलेवेंट टू टारगेट ऑडियंस, ठीक है। तो आप कंटेंट का भी कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स कि आप किन चीज़ों का एनालिसिस करने जा रहे हो, आपका गोल क्या है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं एक ओवरऑल, ये तो अभी मैंने बताया कि हर एक चीज़ का डिटेल्ड जब हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे होते हैं तब कैसे करते हैं। समटाइम्स हम सिर्फ फीचर्स को या छोटी छोटी चीज़ों का भी जो है वो एनालिसिस कर रहे होते हैं। अगेन ये गोल पे डिपेंडेंट है कि हमारा गोल क्या है, ठीक है। अगर हम सिर्फ इस चीज़ की रिसर्च कर रहे हैं कि भाई कौन सा फीचर किस प्रोडक्ट में है या नहीं है, तो हम सिर्फ उस तरह से भी कर सकते हैं। बहुत आसान या बहुत बेसिक कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये राइड हेलिंग सर्विस के लिए जो है ये रिपोर्ट है जिसमें उबर, लिफ्ट और टैक्सी का कंपैरेटिव एनालिसिस है ऑन फीचर्स कि भाई किस किस में क्या क्या फीचर्स हैं या फैसिलिटीज़ हैं। और ये इन्होंने जो है वो एक लेजेंड बनाया है कि भाई ग्रीन इज़ यस एंड नो, रेड इज़ नो, ठीक है।
तो हम एक एक करके फीचर देखते हैं। सिक्योरिटी असिस्टेंस ऊबर में है, लिफ्ट में है, टैक्सी में नहीं है। शेयरिंग राइड ऊबर लिफ्ट में है, टैक्सी में भी है। टाइमिंग ऊबर लिफ्ट में जो है वो है, मतलब आप सही टाइम पे पहुंच जाते हैं। टैक्सी में जो है वो आपको कभी टैक्सी मिले ना मिले, इट ऑल डिपेंड्स कि आपको कितना वो लेट करती है। सी प्राइस इन एडवांस, यस ऊबर लिफ्ट में आपको पहले ही प्राइस पता चल जाती है, टैक्सी में नहीं चलती पता। समटाइम्स जो है वो आपको बता देता है वो टैक्सी वाला, लेकिन समटाइम्स आपको वो जो मीटर लगा होता है उसके हिसाब से आप चल रहे होते हो, तो आपको पता नहीं चलता कि एंड पे कितना बिल बनेगा। ठीक है। सी प्राइस इन एडवांस, अच्छा ये हो गया। ऑर्डर फूड, आप ऊबर में फूड भी ऑर्डर कर सकते हो, लिफ्ट टैक्सी में नहीं कर सकते। साइट सीइंग नो। रिवॉर्ड्स, ऊबर में आपको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं बेस्ड ऑन आपने कितनी राइड्स ली हैं, तो आपको कोई रिवॉर्ड मिल गया, कोई आपको वाउचर मिल गया जो कि आप बाद में यूज़ कर सकते हैं ईटीसी। चूज द राइडर, ऊबर लिफ्ट टैक्सी किसी में भी नहीं है। रेटिंग, आप ऊबर और लिफ्ट में रेटिंग दे सकते हो राइडर को। सॉरी, मैं राइडर राइडर बार बार कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ करीम कैप्टन को, सॉरी। हाँ कैप्टन है। देन सेंड अ फ्री राइड, सेंड अ फ्री राइड, अच्छा आप जो है वो फ्री राइड किसी को भेज सकते हो। ऊबर लिफ्ट टैक्सी किसी में भी नहीं है। तो ये एक जनरल छोटा सा बेसिक सा कंपैरेटिव एनालिसिस था। इस तरह से भी काम कर रहे होते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर नीड, कि आपकी नीड क्या है प्रोडक्ट की। ठीक है, बहुत रिजिड चीज़ें नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से काम करना चाह रहे हो। ठीक है, आप बेसिक भी कर सकते हो और आप जो है डिटेल में भी कर सकते हो। ऑल डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोडक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा था। इसके बाद है इवेल्युएशन ऑफ फ्लो। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो हमने पहले ये देखा कि एक एक क्या कहते हैं गोल को अगर हम सेपरेट करें कि यूएक्स का अलग, विजुअल अलग, और फिर उसमें मजीद सब पैरामीटर्स देखें, तो वो एक अलग अलग डिटेल्ड कंपैरेटिव एनालिसिस था ऑन ईच वर्टिकल या ऑन ईच कैटेगरी। अब यहाँ पे एक ये है कि ओवरऑल एक एनालिसिस है जिसमें जो है वो डिज़ाइन भी आ जाता है, जिसमें जो है वो आपका यूएक्स भी आ जाता है, जिसमें आपका क्या कहते हैं डेव भी आ रहा है, और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, और बहुत ही रेटिंग बेस्ड है। इसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपके पास ऊपर कंपैरेटर्स हैं, साइड पे आपके पास पैरामीटर्स हैं। आप ऊपर जो है वो अपने कंपैरेटर्स का के लोग, अच्छा इसमें एक चीज़ ये कि ये जो कंपैरेटिव एनालिसिस है ये किसी भी, इसका गोल कोई एक नहीं है। इसका गोल क्या है, एक फ्लो को टेस्ट करना है इसका गोल। ठीक है, अब फ्लो क्या है, फ्लो ये है कि किसी भी राइड में किसी भी प्रोडक्ट में आप जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज हैं उसमें आपका फूड ऑर्डर करने का जो है वो फ्लो जो है फ्रॉम एंटरिंग इनटू द प्रोडक्ट टू ऑर्डरिंग द फूड एंड वेटिंग फॉर द डिलीवरी। ठीक है, तो इस पूरे फ्लो के जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं हम उनको टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे फ्लो भी जो है वो यहाँ पे मेंशन है कि हम किस फ्लो को जो है टेस्ट कर रहे हैं। लैंडिंग पेज, इंटर जिप कोड, लिस्ट अवेलेबल रेस्टोरेंट्स, सेलेक्ट अ चॉइस, लिस्ट फूड आइटम्स, सेलेक्ट अ चॉइस, इंटर डिटेल्स, कंफर्म एंड वेट। ठीक है, तो ये पूरा फ्लो है ऑफ ऑर्डरिंग अ फूड फ्रॉम फूड ऑर्डरिंग ऐप या फूड डिलीवरी ऐप। ठीक है, तो अब ये फ्लो हम हर एक प्रोडक्ट में टेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पाकिस्तान में फूड पैंडा है, या एक और शायद दो तीन और हैं जो फूड सर्विसेज हैं। ठीक है, तो हम हर उस पर फूड डिलीवरी ऐप में सेम फ्लो को टेस्ट करेंगे कि भाई कौन सी प्रोडक्ट में ये सारे पैरामीटर्स अच्छे हैं या बुरे हैं। ठीक है, तो हम पूरे फ्लो को जो है वो एक एक चीज़ में टेस्ट करेंगे और फिर उनके पैरामीटर्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल कि हम जब कर रहे थे मेन्यू लॉग को टेस्ट, तो उसका डिज़ाइन ओके था, इमेजेस पुअर थी। जब हम पूरा ये फ्लो को टेस्ट करते हैं, पूरा फ्लो जब हम ये रन कर रहे थे, तो सर्च रिजल्ट्स पुअर थे, फिल्टर्स जो है वो ओके थे, सॉर्टिंग नहीं थी, इन सर्च नहीं था, ऑर्डर सम ओके, ऐड मोर नहीं था, अबाउट सेक्शन भी कोई नहीं था, रिव्यूज ओके, ओ ए ईज, आई डोंट नो ओ ए क्या है यहाँ पे, ईज मे बी ईज ऑफ द यूजिंग द प्रोडक्ट, मे बी ऐसा कुछ होगा शायद, पता नहीं। तो उसकी रेटिंग क्या है। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक रेटिंग दी है ऑफ दिस यूजर फ्लो ऑन मेन्यू लॉग।
ठीक है, मेन्यू लॉग में इस पूरे यूजर फ्लो को टेस्ट किया और फिर एक एक पैरामीटर यहाँ पे लिखा कि भाई जब मैं इस ऑर्डर कर रहा था यहाँ पे फूड, तो मुझे डिज़ाइन ओकेश लगा, इमेजेस इतनी वो खास नहीं थी जो कि अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करती, सर्च रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, फिल्टर नहीं कर पाया मैं कंटेंट को, सॉर्टिंग नहीं थी, इन सर्च नहीं था। तो ये सब पैरामीटर्स इस तरह से हैं। फिर इसी तरह से फूड टैक्सी एक प्रोडक्ट है जिसमें अगेन ये पूरा फ्लो टेस्ट किया, तो उसमें भी इस तरह के कुछ पैरामीटर्स हैं जिसमें जो भी चीज़ अवेलेबल नहीं होगी वहाँ पे जो है वो डैश लगाया कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये भी बहुत समराइज्ड टू द पॉइंट और सिर्फ रेटिंग बेस्ड इवेल्युएशन है या कंपैरेटिव एनालिसिस है, जो कि जिसका मकसद सिर्फ जो है वो एक क्या कहते हैं फ्लो को टेस्ट करना है। ठीक है, तो हम समटाइम्स फ्लो को भी टेस्ट कर रहे होते हैं या टेस्ट कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी नीड क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो ये है कंपैरेटिव एनालिसिस। किसी का कोई सवाल? जी सलमान। सर अगर कंपैरेटिव एनालिसिस की करते हुए कोई मतलब उसमें कोई मसला ही ना हो, जब हम एनालिसिस कर रहे हैं एनालिसिस बिल्कुल ठीक हो तो देखो ये आपकी वो है ना कि आप कितना डिटेल में क्या की चीज़ें जो है वो अटेंशन टू डिटेल से देख रहे हो, और ऐसा नहीं है कि जो है वो आपको मसले दिखेंगे और लाजमी निकालने आपने मसले। कोई चीज़ अच्छी है, जो चीज़ अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप उसको गुड या एक्सीलेंट लिख सकते हो, देयर इज नो बैड इन इट, के मतलब आप ज़बरदस्ती जो है वो कीड़े निकालो, ऐसा नहीं है। तो कोई चीज़ जहाँ पे आपको जो चीज़ अच्छी लगे कि हाँ यार इस प्रोडक्ट की ये चीज़ अच्छी है, तो आप वहाँ पे लिखो। इवन अगर आपको पूरा प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप वहाँ पे रेटिंग दे सकते हो कि हाँ इस प्रोडक्ट में ये सब चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है कि जो आपका कंपैरेटिव एनालिसिस हो उसमें रेटिंग तो हो आपकी, लेकिन रेटिंग के पीछे रीज़न लाजमी हो कि व्हाई यू आर रेटिंग दिस ग्रेट। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी थी, पॉजिटिव्स क्या थे। ठीक है, तो अच्छा कंपैरेटिव एनालिसिस ये होता है कि सिर्फ आप रेटिंग ना दें बल्कि उसके पीछे रीजनिंग दें कि व्हाई ग्रेट, उसके पॉजिटिव्स क्या हैं। ठीक है, ओके सर। जी फरूक। सर ये जो हम किसी को रेटिंग दे रहे होंगे, ये सिर्फ हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे होंगे या हम इसमें भी कोई रिसर्च करेंगे? मतलब कि किसी अपने क्लास फेलोज हो गए या अपने फेलो अपनी रिलेटिव से किसी से भी दिखा के कि उनको इसमें क्या इशू नज़र आता है? नहीं, देखो ये आप खुद कर रहे होगे। ठीक है, क्योंकि यू आर अभी तो जो है वो आपकी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अबाउट यूएक्स, बट जब आप सब एक्सपीरियंस हो जाओगे, आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी यूएक्स की, विजुअल डिज़ाइन की, तो यू विल बी एबल टू टेल कि भाई क्या चीज़ यूज़र के लिए काम करेगी और क्या चीज़ यूज़र के लिए काम नहीं करेगी। ठीक है, तो सर अभी जैसे हम तो अभी बहुत अर्ली स्टेज पे, और हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी लग रही होंगी जो कि हमारे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगी किसी भी चीज़ में, और अगर कोई प्रोफेशनल उसको देख रहा होगा तो उसके नज़दीक उसमें बहुत से फॉल्ट्स भी हो सकते हैं। तो हम जो अपनी इनसाइट्स मतलब जो हम फील कर रहे हैं उसको फॉलो करेंगे, या दूसरा एक्सपीरियंस जो मतलब कोई और बंदा एक्सपीरियंस कर रहा है उसको भी प्रेफर कर सकते हैं? आप टेस्ट भी कर सकते हो, यूजर्स से भी टेस्ट कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन आप सारे फ्लो फिर एक ही यूजर से सारे क्या कहते हैं, आप उसको टास्क दो कि ना कि आप उसको ये बोलोगे कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि देखो उसको भी आइडिया नहीं है। ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है, वो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताएगा, वो सिर्फ आपको फ्लो टेस्ट करके बताएगा, उसमें यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बताएगा। ठीक है, लेकिन डिजाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से या यूएक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो डिसीजंस आपने ही लेने हैं ना, क्या यूजर क्या चीज़ जो है वो यूजर एक्सपीरियंस बेहतर करेगी और क्या चीज़ बेहतर यूजर एक्सपीरियंस खराब कर रही है। ठीक है, तो डिसीजंस आपके, आप में भी फ्लो टेस्ट कर सकते हो टू सी के यूजर को जो है वो क्या मसला हो रहा है, फिर जो है वो आप खुद से जो है वो लिखो कि यूजर को यहाँ मसला आया था, विच मीन्स के इसका एक्सेसिबिलिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, या यूजर को जो है वो कोई एक बटन फाइंड आउट करने में बहुत मसला हो, विच मीन्स के वो बटन इतना हाईलाइट नहीं हुआ या उसका जो है विजुअल इतना अच्छा नहीं है कि यूजर को आइडेंटिफाई करने में या ढूंढने में मसला हो रहा है। ठीक है, तो यस यू कैन टेस्ट इट विद पीपल, बट यू हैव टू मेक डिसीजन, यू हैव टू टेक डिसीजन के यहाँ पे क्या मसला क्या हो रहा है यूजर को। ठीक है, उसके बेस पे आपने जो है वो रेटिंग देनी है। जी सर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि अभी इस पॉइंट पे
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर पाओगे। फॉर एग्जांपल जिसमें जनरल पैरामीटर्स हैं वो आप तो खुद जो है वो रिसर्च करके लिख सकते हो कि किसी भी प्रोडक्ट की बिजनेस साइज क्या है, वो क्या कहते हैं उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, और उसके जो है वो कितनी बड़ी ऑडियंस है। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसकी कितनी डाउनलोड्स हैं और किस लैंग्वेज में है। तो ये जनरल पैरामीटर्स तो आप जो है वो खुद कंपेयर कर सकते हो। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि यूएक्स की दो चीज़ें जो है वो आप खुद से अभी देख सकते हो, विच इज़ यूजिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो यू शुड बी एबल टू जज के प्रोडक्ट की एक्सेसिबिलिटी कैसी है और यूजिबिलिटी से स्टिल मैं कहूँगा कि इस पर कुछ चीज़ें अभी पढ़ना रहती हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं ये चीज़ें हैं जो कि आप अभी खुद से कर सकते हो। ठीक है, तीसरी चीज़ है विजुअल अभी आप एक लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से जज कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली यू डोंट नो द क्या कहते हैं डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, और आपने इतना जो है वो डिज़ाइन को भी स्टडी नहीं किया, तो आप बहुत परफेक्ट उसकी जो है वो वैल्यूएशन नहीं कर पाओगे। बट यू शुड बी एबल टू मेक डिसीजन कि भाई क्या विजुअली बेहतर लग रहा है और क्या जो है वो इसमें प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इन कमिंग क्लासेस। अच्छा, एक चीज़ हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़नी है, विच इज़ यूजिबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूएक्स डिज़ाइन के यहाँ पे अगर आपने ह्यूरिस्टिक्स पढ़ ली और आपके अच्छे से यूएक्स के ह्यूरिस्टिक्स समझ आ गए, तो समझ लो कि दीज आर द गाइडलाइंस। ठीक है, कि आप किसी भी प्रोडक्ट को जज कर सकते हो, ठीक है, और किसी भी प्रोडक्ट को अच्छा बना सकते हो बेस्ड ऑन दोज ह्यूरिस्टिक्स। ठीक है, वो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, वो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे 10 यूजिबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स, और उन 10 प्रिंसिपल्स को जो है वो आप माइंड में रख के किसी भी प्रोडक्ट को एवेल्युएट कर सकते हो, उसका यूजर एक्सपीरियंस को एवेल्युएट कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप नेक्स्ट क्लास में यूजिबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स पढ़ लोगे तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि किस प्रोडक्ट में क्या मसला है और क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं। ठीक है जी आशिर। सर ये अब यूजिबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स कह रहे हैं, तो ये वो लॉस वगैरह की बात कर रहे हैं? वो अलग है? लॉज नहीं है, ओके। यूएक्स प्रिंसिपल्स अलग हैं, यूएक्स साइकोलॉजी प्रिंसिपल्स अलग हैं, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। ह्यूरिस्टिक्स अलग है, वो भी एक तरह से गाइडलाइंस है, एक तरह से कि भाई किन गाइडलाइंस को फॉलो करके आपके प्रोडक्ट का यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होगा। ठीक है, या आपने किसी प्रोडक्ट को एवेल्युएट करना है तो वो क्या गाइडलाइन है जिनके बेस करके आप जो है वो किसी भी प्रोडक्ट को एवेल्युएट कर सकते हो। ओके सर, सही है जी। अच्छा, बेसिकली है इस तरह से ये कि आपने जो अपने मुख्तलिफ कंपेटिटर्स हैं उनकी बेसिकली इस तरह से आप कुछ कॉलम्स बना लेंगे। अगेन ये थोड़ा सा ज्यादा बिजनेस टू बिजनेस और इस तरह का वो है, लेकिन आइडिया इज द सेम। बेसिकली आप अपने कंपेटिटर्स की लिस्ट बना लेंगे। ये कंपटीशन का एनालाइज हो रहा था कि एक हम गाड़ियों के डीलर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म, वेब प्लेटफॉर्म बना रहे थे। तो उसके अंदर हमने मुख्तलिफ दूसरे और गाड़ियों के सेल से रिलेटेड वेब प्लेटफॉर्म देखे और उसके अंदर देखा कि क्या क्या चीज़ें उनके अंदर हैं, क्या क्या चीज़ें मिसिंग हैं, और उसके अंदर से क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि कस्टमर्स की फेवरेट हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रा इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, क्या कम इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, एंड सो ऑन। जी, सो एनीवेज मैं बताता हूँ कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। अब फॉर एग्जांपल ये 4 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जो गाड़ियाँ बेचते हैं अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। उसके अंदर मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन है। अब फॉर एग्जांपल ये देखें, मैनहाइम है, इसका मोबाइल एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है, एक्सपीरियंस एंड यूआई इतना इम्प्रूव नहीं है। लेकिन MMR एक ऐसी फीचर थी जो कि कस्टमर की फेवरेट थी। MMR बेसिकली ये था कि आप अगर कोई गाड़ी देते हैं तो वो उसकी रेंज ये बता देता है कि ये जिस कीमत पे अभी प्राइस हुई है क्या इसी कीमत पे प्राइस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अडेसा एक और प्लेटफॉर्म था, उसके अंदर मार्केट गाइड नहीं थी जो कि यहाँ पे MMR की शक्ल में थी।
अगेन ये अगर इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की चीजें स्पेसिफिक आपको नहीं भी समझ में आ रही, दैट्स परफेक्टली फाइन। यहाँ पे आपको जो आइडिया देना है ना वो ये देना है कि ये इससे ज्यादा जूम हो सकता नहीं है, ये इससे ज्यादा जूम हो नहीं सकता। आपको मोबाइल में अगर आपके पास कोई ऑप्शन है जूम करने का, वहां पे आप जूम कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि आप इस तरह अपनी मुख्तलिफ एप्स के 4, 5, 6 बेसिकली आपने जो करना है वो कम से कम 5 और मैक्सिमम कोई न्यू ऐप हो तो डेफिनेटली कंपटीशन होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप बिल्कुल दुनिया की नई तरीन ऐप बना रहे हो। सो बेसिकली आपने उसको वो बनाना होगा एंड देन उसकी इवैल्यूएशन करनी होगी।